नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी चैनल पे आपका स्वागत है। यह वीडियो आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय दंड संहिता 1860 में कंपेयर पर आधारित है। तो यदि आप जानना चाहते हैं हत्या को कौन से सेक्शन में रखा गया है, बलात्कार अर्थात रेप को कौन से सेक्शन में रखा गया है, दहेज हत्या को कहाँ पे रखा गया है, राजद्रोह को कौन से सेक्शन में रखा गया है, इससे संबंधित अनेक फैक्ट जो पहले था भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी में, उससे अब नया संहिता जो भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है, इसे बीएनएस भी कहा जाता है, इसमें कौन से सेक्शन में रखा गया है। यदि आप इसमें जानने के लिए रुचि रखते हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय न्याय संहिता जो 2023 है, यह अभी केवल बिल का ही रूप लिया हुआ है। इस अगस्त 2023 में मानसून सत्र में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। यह अभी ना ही तो लोकसभा से पास है, नहीं राज्यसभा से पास है। तो बिल अधिनियम का रूप कब लेता है या फिर कानून का रूप कब लेता है, तो मैं आपको बतला दूँ। सबसे पहले इसे लोकसभा में पास किया जाएगा, जो कि पेशी है। लोकसभा में सबसे पहले पास करना होगा, उसके बाद राज्यसभा में पास करना पड़ेगा। तत्पश्चात राष्ट्रपति के असेंट मिलेगा, तो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाएगी। उसके बाद इसे प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद एक युक्त समय के पश्चात इसे लागू किया जाएगा, तब यह संहिता का रूप ले लेगा। यह रिप्लेस करेगा भारतीय दंड संहिता 1860 को, अर्थात आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू किया जाएगा, जो कि भविष्य में लागू किया जाएगा यदि संसद द्वारा पास हो जाता है तो अभी तक केवल आईपीसी ही लागू है। तो यदि आप जानना चाहते हैं भारतीय न्याय संहिता में कौन कौन से सेक्शन है जो पहले कहाँ पे था, रिप्लेस होकर कहाँ पे आया है, प्राइवेट डिफेंस कहाँ पे रखा गया है, अपराध के प्रयत्न कहाँ पे रखा गया है, इन सभी सेक्शनों को यदि आप इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। लागू होने की प्रक्रिया मैं आपको बता दिया हूँ, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो इसका नाम में परिवर्तन क्या क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं नाम से। ओके, तो पहले का क्या नाम था? पहले का नाम था भारतीय दंड संहिता, इसे इंग्लिश में कहा जाता था इंडियन पेनल कोड। ओके, तो इसका नाम रखा गया है भारतीय न्याय संहिता, हिंदी में तथा इंग्लिश में भी रखा गया है भारतीय न्याय संहिता। ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म जैसे आईपीसी उसको बोला जाता था, तो इसको बोला जाएगा बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ओके, तो मैं आपको बता दूँ आईपीसी में टोटल सेक्शन था, कितना सेक्शन था? तो 511 सेक्शन था टोटल, जबकि बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता में टोटल सेक्शन रखा गया है 356 सेक्शन रखा गया। ओके, जबकि अध्याय की बात कर ले तो आईपीसी में अध्याय था, पुरानी आईपीसी में टोटल कितने अध्याय था? ओके, तो आपको मैं बता दूं पुराने आईपीसी में टोटल 23 अध्याय रखा गया था, जबकि इस वाले में बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता में आपको टोटल 19 धारा ही रखा गया है। पुराने में 23 था, इसमें 19 है। ओके, अर्थात 20, 21, 22, 23 अर्थात 4 सेक्शन 4 अध्याय नया ऐड किया गया है इस संहिता में, भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस में। ओके, मैं आपको बता दूं इसमें आपको टोटल जो 356 सेक्शन है, तो क्या किया गया पुराने सेक्शनों के साथ? तो मैं आपको बता दूं टोटल 175 अर्थात 175 धाराओं को बदला गया है। 175 धाराएं जो आईपीसी के हैं उसको बदला गया है तथा 8 नया धारा को जोड़ा गया है, वहीं 22 सेक्शन को निरस्त किया गया है। ओके, तो चलिए मैं आपको बता दूं दंड। तो दंड चैप्टर आपको रखा गया है, आपको आईपीसी के पुराना वाला जो आईपीसी था उसमें दंड चैप्टर कहाँ रखा गया है? तो दंड चैप्टर आपको रखा गया था चैप्टर नंबर 3 में, जबकि नया वाला में रखा गया है दंड चैप्टर 2 में। ओके, मैं आपको बता दूं जो आईपीसी के जो सेकेंड चैप्टर था जिसमें जनरल एक्सेप्शन की बात की गई थी, अर्थात साधारण स्पष्टीकरण की बात किया गया था, इसी में डिफिनेशन क्लॉज को बताया गया था। जबकि भारतीय न्याय संहिता जो बताया गया है इसके सेक्शन 2 में ही परिभाषा खंड बताया गया है, इसी में टोटल परिभाषा आ जाता है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी परिभाषा समाहित किया गया है सेक्शन 2 के अंतर्गत। ओके, तो इसमें आपको कार्य को परिभाषित किया गया है 2(1) में, उसके बाद 2(2) में जीव जंतु को, उसके बाद 3 में कूटकरण को, 4 में न्यायालय को, 5 में मृत्यु को, 6 में बेईमानी को, 7 में दस्तावेज को परिभाषित किया गया, 8 में कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया। उसी के साथ ही इसमें टोटल डिफिनेशन क्लॉज अर्थात जो कि साधारण स्पष्टीकरण में व्याख्या दी गई थी आईपीसी में,
उसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 2 में ही डिफिनेशन क्लॉज बना करके टोटल डिफिनेशन आपको इसी में दे दिया गया है। ओके, तो मैं बता दूँ टोटल कितने डिफिनेशन दिए गए सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। ओके, तो सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ टोटल दिए गए हैं 39 डिफिनेशन दिए गए हैं, 39 शब्दों के डिफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। ओके, जबकि परिभाषा हो गया मतलब साधारण अपवाद। साधारण अपवाद अर्थात जनरल एक्सेप्शन है जो आईपीसी के चैप्टर 4 में बताया गया था। जनरल एक्सेप्शन में क्या होता है, उसके तहत यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ओके, पुराना वाला आईपीसी का पुराना वाला जो दंड संहिता है वही किसमें रखा गया था, जनरल एक्सेप्शन को अर्थात साधारण अपवाद को तो चैप्टर 4 में रखा गया था। वही नया वाला को कहाँ रखा गया है, चैप्टर 3 में रखा गया है। ओके, तो उसमें कहाँ से कहाँ तक था मैं आपको बता दूँ 76 से 106 तक था, 76 से 106 तक में था। जबकि इसमें क्या किया गया है, इसमें अलग ही रखा गया है। ओके, साधारण अपवाद को इसमें ही आपको क्या आ जाता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा आ जाता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा पहले कहाँ से कहाँ तक था मैं आपको बता दूँ, प्राइवेट प्रतिरक्षा पहले आपको आईपीसी सेक्शन 96 से 106 तक था। वही भारतीय न्याय संहिता जो है इसमें आपको रखा गया है प्राइवेट डिफेंस को सेक्शन 34 से लेकर 44 में, अर्थात सेक्शन उतना ही है 96 से 106 टोटल सेक्शन उतना ही है। एच टी इसको ऐड किया गया है, पहले चैप्टर 4 में था, अब चैप्टर 3 में ऐड किया गया है। पहले सेक्शन 96 से 106 तक था, अब सेक्शन 34 से लेकर 44 में प्राइवेट प्रतिरक्षा को रखा गया है। ओके, वहीं दुष्प्रेरण पर चर्चा कर लेता है। तो दुष्प्रेरण पहले रखा गया था आईपीसी के सेक्शन 5 में रखा गया था, वही अब क्या रखा गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में रखा गया है। दुष्प्रेरण को सेक्शन 4 में रखा गया है। ओके, पहले 5 में था, अभी 4 में रखा गया। तो अब बात कर लिया जाए अपराध के प्रयत्न के बारे में, जो आपको याद होना चाहिए, आपने आईपीसी पढ़ा हुआ। अपराध का प्रयत्न पहले था आईपीसी के सबसे लास्ट वाले सेक्शन में। तो सबसे लास्ट वाला सेक्शन क्या था, 511 था। तो 511 सेक्शन जो है उसमें बताया गया था कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को प्रयत्न करने के लिए दंड, अर्थात ऐसा कोई अपराध जिसके प्रयत्न का कहीं पर दंडनीय नहीं बनाया गया, उसका दंड पहले था आईपीसी के सेक्शन 511 में। ठीक, उसी सेक्शन को एज इट इज आपको रखा गया है चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 64 में 62 में। मैं फिर से बता दूं, आपराधिक प्रयत्न जो पहले था आईपीसी सेक्शन 511 जो कि अध्याय 23 के अंतर्गत आता है, उसी चीज़ को एज इट इज आपको रखा गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन 62 में रखा गया है। एज इट इज उसी में समाहित किया गया है। ओके, उसके साथ साथ यदि देख लिया जाए महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध। ओके, महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध पार्टिकुलर पहले कोई चैप्टर नहीं था, जबकि इसमें क्या था, इसमें एक नया चैप्टर था, उसमें सब जगह पे अपराध था, जैसे सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, असॉल्ट हो गया, महिला के खिलाफ एक अलग अलग था सभी में। जबकि इसमें क्या गया, एक संहिताबद्ध किया गया, एक ही चैप्टर में सभी को समाहित किया गया, महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध को एक ही चैप्टर में समाहित किया गया, चैप्टर नंबर 5 में। ओके, अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में आपको जो कि सेक्शन 63 से 97 तक आता है, इसी में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध को इसी में समाहित किया गया। ओके, अब मैं बात कर लूँ सेक्सुअल ऑफेंस अर्थात यौन अपराध, जो रेप से संबंधित पहले अपराध था, आपको याद होगा 375 से 376 तक था। इसी दो सेक्शन और सब सेक्शन था 376 के, उसी में समाहित। ओके, अब क्या किया गया है, अब सेक्सुअल ऑफेंस को आपको चैप्टर नंबर 5 में समाहित किया गया है, परंतु सेक्शन 63 से 72 में आपको सेक्सुअल ऑफेंस को समाहित किया गया। मैं फिर से बता दूं, सेक्सुअल ऑफेंस को पुराने वाले में मतलब जो भी लागू है वर्तमान का आईपीसी, इसमें 375 से 376 प्लस 376 ABCD तक था, वहाँ तक में था सेक्सुअल ऑफेंस। जबकि भारतीय न्याय संहिता जो 2023 है, इसमें आपको सेक्शन 63 से लेकर के सेक्शन 72 में इसको समाहित किया गया है। ओके, इसके साथ ही क्या अंतर है मैं आपको बता दूं, दहेज हत्या। तो दहेज हत्या कहाँ पे था, तब याद होना चाहिए। दहेज हत्या आपको था आईपीसी सेक्शन 304 के बी में, 304 के सब क्लॉज बी वाले जो आता है 304 बी सेक्शन 304 ख सेक्शन, उसी में था
दहेज हत्या था, अर्थात डोरी डेथ था। ठीक है, अब कहाँ रखा गया इसको, अब रखा गया इसको सेक्शन 79 में। फिर से मैं बता देता हूँ, दहेज हत्या 304 सेक्शन बी में रखा गया था, अब रखा गया इसको दहेज हत्या को सेक्शन नंबर 79 में दहेज हत्या को रखा गया है। ओके, तथा साथ ही साथ मैं बता दूँ, गर्भपात से संबंधित अपराध, गर्भपात से संबंधित अपराध जो था आईपीसी में पहले इसको कहाँ रखा गया था, तो आईपीसी में पहले इसको रखा गया था सेक्शन 312 से लेकर 318 में। वही मैं आपको बतला दूँ, नया जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, इसमें आपको रखा गया है सेक्शन 86 से लेकर के 90 तक है। फिर से बता दूँ, गर्भपात से संबंधित जितना भी अपराध था वो सभी सेक्शन आपको रखा गया था आईपीसी में 312 से 318 के बीच में रखा गया था। अब जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें सेक्शन 86 से लेकर के 90 तक में ही समाहित किया गया है। ओके, तथा मैं इसके साथ ही बता दूँ, स्त्री लज्जा भंग करना, स्त्री लज्जा भंग करने से संबंधित जितना भी अपराध है पहले कहाँ पे था 354 से लेकर 354A, 354B, 354C, 354D तक में था। उसी को आपको नया भारतीय न्याय संहिता में रखा गया है। कहाँ से रखा गया है, तो इसको भारतीय न्याय संहिता में 73 से लेकर के 78 में रखा गया है। मैं फिर से बता दूँ, स्त्री लज्जा भंग करना, लैंगिक उत्पीड़न, स्त्री पर आपराधिक बल का प्रयोग, दृश्य रतिक्रिया का पीछा करना है, या फिर समझ सकते हैं इसको, स्त्री से संबंधित जो अपराध है 374 से लेकर के 374D तक में जितना भी था, इस सभी सेक्शन को समाहित किया गया है सेक्शन 73 से लेकर के 78 में समाहित किया गया, 73 से 78 में समाहित किया गया। जो आ जाता है कहाँ से कहाँ तक आ जाता है, तो ये चैप्टर 5 में ही आ जाता है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध जो चैप्टर बनाया गया है उसी चैप्टर में यह भी आ जाता है। ओके, अब मैं बताता हूँ, बच्चों से संबंधित अपराध, इसके लिए कोई अलग से प्रावधान आईपीसी में नहीं था, तो मिक्स था, अलग अलग नहीं था, अलग अलग था, एक जगह एकत्रित नहीं था। परंतु इसमें क्या किया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध जो है इसको आपको ऐड किया गया भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 91 से लेकर के 97 में समाहित किया गया है। ओके, तो अब देख लिया जाए उपहत्या, तो उपहत्या को कहाँ रखा गया है। ओके, सॉरी उपहत्या नहीं, बच्चों के खिलाफ अपराध हो गया। तो इसके बाद मैं बता दूँ, इसके बाद यदि देख लिया जाए तो मानव शरीर के खिलाफ अपराध, मानव शरीर के खिलाफ अपराध को देख लेते हैं। ओके, मानव शरीर के खिलाफ अपराध क्या जाता है, इसमें डेथ आ जाता है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस आ जाता है, मर्डर आ जाता था, डोरी डेथ आ जाता था, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड आ जाता था, सभी चीज़ समाहित हो जाता था आपको किसमें, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी में समाहित हो जाता था, अर्थात मानव शरीर के खिलाफ अपराध में समाहित हो जाता था। ओके, तो पहले इसकी स्थिति क्या थी, तो मैं आपको बता दूँ, पहले था अध्याय 16 में आता था सेक्शन 299 377 तक में आ जाता था मानव शरीर के खिलाफ अपराध। ओके, अब इसको कहाँ रखा गया है, अब इसको रखा गया है सेक्शन नंबर 98 से लेकर के 144, अर्थात 98 से लेकर के 144 सेक्शन में मानव शरीर के खिलाफ अपराध अर्थात ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी को रखा गया है भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 98 से लेकर के 144 तक। ओके, अब बात कर लिया जाए, इसमें थोड़ा स्पेशल तौर पर इस पर चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो मर्डर पहले देख लेते हैं। मर्डर, पहले मर्डर को कहाँ रखा गया था, पहले मर्डर 300 में था सेक्शन, अब मर्डर 99 में रखा गया है। ओके, अब आपको कल्पेबल होमिसाइड जो कि आपराधिक मानववध था, जो सेक्शन पहले 299 में था, अब इसे 98 में रखा गया है। ओके, तथा कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन ऑफ वन देन पर्सन हु इज कॉज्ड बाय इंटेंट, जो कि आजीवन जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करना, जो कि सेक्शन 301 में समाहित है। ओके, इसको रखा गया था, सॉरी इसको 301 में रखा गया था आईपीसी में, जबकि इसको में रखा गया है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन द पर्सन हु डेथ वाज इंटेंडेड, इसको रखा गया कहाँ पे, सेक्शन 100 अर्थात 100 में रखा गया। पहले मर्डर था 300 में, अभी 99 में रखा गया। अब इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं, वैसे मोटा मोटी मैं इसको बता देता हूँ। पहले मर्डर का पनिशमेंट कहाँ पे था, तो 302 में था, और मर्डर का पनिशमेंट 101 में रखा गया है। मैं आपको बता चुका हूँ, इसी में पहले डोरी डेथ रखा गया था, डोरी डेथ अर्थात दहेज हत्या, दहेज हत्या 304B में रखा गया था, परंतु अब इसको कहाँ रख दिया गया है, अब 304B को रखा गया है
79 में एज इट इज इसको वहाँ पर रख दिया गया है। ओके, जबकि पहले इसमें ठग था, अब इस वाले में ठग नहीं है। ओके, पहले पे आत्महत्या का प्रयत्न करना अर्थात अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, आत्महत्या का प्रयत्न करना कहाँ पे रखा गया था? 309 में रखा गया था। अब कहाँ पे रखा गया है? आत्महत्या का प्रयत्न करना अर्थात अटेम्प्ट टू सुसाइड। ओके, अटेम्प्ट टू सुसाइड आपको या 101 में पनिशमेंट ऑफ मर्डर है, 102 में पनिशमेंट ऑफ मर्डर बाय लाइफ कॉन्विक्ट है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड चाइल्ड है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, ऑर्गेनाइज क्राइम। ओके, तो ठग को तो इसमें नहीं रखा गया है, जबकि आपको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड रखा गया है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड पहले था सेक्शन 306 में, जबकि अब रखा गया है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड सेक्शन 106 में रखा गया है। ओके, इसको अलग अलग सेक्शन में रखा गया है, इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले क्या था? पहले उपहत्या को रखा गया था आईपीसी के सेक्शन 319 से लेकर के 338 में उपहत्या को रखा गया था। वही अब देख लेते हैं उपहत्या को कहाँ पे रखा गया है। वहीं अब उपहत्या को रखा गया आईपीसी सेक्शन 112 से लेकर के 125 में रखा गया है। ओके, वहीं आपराधिक बल या हमला जिसको देख लेते हैं, आपराधिक बल या हमला था वो रखा गया था 349 से लेकर के 358 में रखा गया था। ओके, अब इसको कहाँ रखा गया है? भारतीय न्याय संहिता में। तो अब इसको रखा गया है भारतीय न्याय संहिता में 126 से लेकर के 134 में रखा गया है। मैं फिर से आपको बता दूँ, आपराधिक बल या हमला उससे संबंधित जो भी अपराध था, सभी अपराध रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था? 349 पे रखा गया था। ओके, तो अब कहाँ पे रखा गया है? तो अब सेक्शन 126 से लेकर के सेक्शन 134 के बीच में इसको रखा गया है। ओके, वहीं अब देख लेते हैं। अपहरण, अपहरण, दासत्व, बाल श्रम के विषय में संबंधित अपराध अर्थात किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर से संबंधित अपराधों को कहाँ पे रखा गया है। ओके, तो मैं बतला दूँ आपको। इसको पहले रखा गया था आईपीसी के सेक्शन 359 से लेकर 374 तक के बीच में रखा गया था, परंतु अब क्या किया गया है? अब इसको रखा गया है सेक्शन 135 से लेकर के अर्थात 135 से लेकर 144 के बीच में इसको रखा गया है। ओके, पहले किडनैपिंग कहाँ पे था? तो पहले किडनैपिंग 359 में रखा गया था, अब किडनैपिंग 135 में रखा गया था। देखिए, पहले किडनैपिंग था, उसके बाद था भारतीय किडनैपिंग, उसके बाद विधिपूर्ण संरक्षण से अपहरण, वही मतलब विधिपूर्ण संरक्षण से किडनैपिंग, उसके बाद एब्डक्शन था। समझ गए? परंतु अब क्या किया गया है भारतीय न्याय संहिता में? किडनैपिंग एक साथ, उसके बाद एब्डक्शन, उसके बाद किडनैपिंग और मीनिंग ऑफ चाइल्ड और पर्पज ऑफ पेइंग, उसके बाद मतलब एक सीक्वेंस में कर दिया गया है। ओके, चलिए उसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद नया चीज़ क्या ऐड किया गया है? तो राज्य के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध पहले था आईपीसी के सेक्शन 121 से लेकर के 130 में आ जाता था, जो कि अध्याय 6 में आता था। वही भारतीय न्याय संहिता में देख लेते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर नंबर 7 में आता है, जो कि सेक्शन 145 से लेकर के 156 में आ जाता है। ओके, वही अब देख लिया जाए राजद्रोह। सेडिशन का जो बात किया गया है राजद्रोह का, वो पहले था। पहले कहाँ पे था? तो पहले पे था आईपीसी सेक्शन 124(4) में, जिसको राजद्रोह को खत्म कर दिया गया है। उसके जगह पर एक नया अपराध को ऐड किया गया। तो क्या है? भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला यदि कोई कार्य किया जाता है तो आपको दंड दिया जाएगा आईपीसी सेक्शन 150 के तहत, अर्थात राजद्रोह का स्थान पर जो 124 था उसके स्थान पर एक नया अपराध को रखा गया है, जो कि संपूर्ण है, तब सभी अपराधी को इसमें एकत्रित करके पनिशमेंट किया जाता है। ओके, तो सेक्शन पहले 124(1) था राजद्रोह, अब रखा गया 150, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य से संबंधित रखा गया। ओके, वहीं देख लेते हैं सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध। ये पहले था आईपीसी सेक्शन 7 में था, जो कि सेक्शन 131 से 140 में आता है। वहीं भारतीय न्याय संहिता 2023 को सेक्शन 157 से 166 में रखा गया है, जो कि चैप्टर नंबर 8 में आ जाता है। ओके, वही निर्वाचन से संबंधित अपराध को देख लिया जाए तो इसको रखा गया था आईपीसी में सेक्शन 9A में, चैप्टर 9A में रखा गया था, जो कि अब चैप्टर 9 में रखा गया है। इसमें से जो कि पहले आईपीसी में था सेक्शन 171A से लेकर के 171I तक में था, अब सेक्शन 9 में भारतीय न्याय संहिता में
सेक्शन 167 से लेकर के 175 तक में समाहित किया गया। ओके, हम देख लेते हैं सिक्कों से संबंधित अपराध। तो सिक्कों से संबंधित अपराध को कहाँ रखा गया है? पहले था आईपीसी के सेक्शन 230 से लेकर के 263A में रखा गया था, जो कि चैप्टर नंबर 12 में आता है। अब इसको कहाँ पे रखा गया है? तो मैं आपको बता दूँ, अब इसको रखा गया है आईपीसी के सेक्शन अब इसको रखा गया है, अर्थात अब कहाँ रखा गया है? तो भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस में इसको रखा गया है। सिक्कों से संबंधित अपराध को कहाँ पे रखा गया है? चैप्टर नंबर 10 में, जो कि सेक्शन 176 से 186 तक में आता है। सिक्कों से संबंधित अपराध को यहाँ पे रखा गया है। ओके, वही देख लेते हैं लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध जो पहले था, तो पहले कहाँ पे था? तो मैं आपको बता दूँ, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध पहले चैप्टर नंबर 8 में था, अब चैप्टर नंबर 11 में रखा गया है। पहले इसको कहाँ से सेक्शन शुरू था? सेक्शन नंबर 141 से शुरू किया गया था, अब इसको शुरू किया गया सेक्शन नंबर 187 से शुरू किया गया। अब मैं बता दूँ अनलॉफुल असेंबली अर्थात विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव में कितने व्यक्ति होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, विधि विरुद्ध जमाव में कम से कम 5 व्यक्ति होते हैं। ओके, विधि विरुद्ध जमाव जो अनलॉफुल असेंबली है, विधि विरुद्ध जमाव, इसको पहले रखा गया था आईपीसी सेक्शन 141 में, जबकि अब रखा गया है, इसको कहाँ पे रखा गया है? अब इसको रखा गया है भारतीय न्याय संहिता था, तो बीएनएस के सेक्शन 187 में रखा गया है। ओके, अब मैं आपको बता दूँ, पहले बलवा को रखा गया था, बलवा को सेक्शन 146 में रखा गया था, अब कहाँ रखा गया है? अब इसको रखा गया है सेक्शन नंबर 189 में रखा गया है। ओके, अब मैं आपको बता दूँ दंगा को पहले कहाँ रखा गया था? दंगा को आपको रखा गया था आईपीसी सेक्शन 159 में रखा गया था, अब दंगा को रखा गया है सेक्शन 192 में रखा गया है। ओके, अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप सेक्शन देख सकते हैं कहाँ से मौलिक परिवर्तन किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लोक सेवक से संबंधित अपराध है। यदि लोक सेवक से संबंधित कोई अपराध है तो पहले आईपीसी में था सेक्शन 161 से सेक्शन 171 तक में रखा गया था, जो कि चैप्टर नंबर 9 में आता है। अब भारतीय न्याय संहिता में इसको कहाँ समाहित किया गया है? तो इसको समाहित किया गया है सेक्शन नंबर 196 से लेकर के 203 सेक्शन में समाहित किया गया है, जो कि चैप्टर नंबर 12 आ जाता है। ओके, अब मैं आपको बता दूँ मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित जो अपराध था आईपीसी में, मतलब अपराध तो अभी भी है, मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित जो अपराध है यह आईपीसी में था चैप्टर नंबर 11 में, उसी को भारतीय न्याय संहिता 2023 अर्थात बीएनएस में रखा गया है। चैप्टर नंबर 14 में इसको समाहित किया गया है मिथ्या साक्ष्य। ओके, वहीं देख लिया जाए लोक न्यूसेंस को। तो लोक न्यूसेंस को पहले कहाँ पे रखा गया था? लोक न्यूसेंस था आपको सेक्शन पहले 268 में रखा गया था, जो कि चैप्टर 14 में आता है। ओके, लोक न्यूसेंस को, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूँ, लोक न्यूसेंस को नया वाला में भी अर्थात बीएनएस में भी अर्थात भारतीय न्याय संहिता में भी आपको कहाँ पे रखा गया है? तो सेक्शन 268 में रखा गया है। यह केवल एक समानता है, मैं आपको बता दूँ। यदि सेक्शन के तौर पर देखते हैं तो मैं फिर से आपको बता दूँ, लोक न्यूसेंस पहले 268 में रखा गया था, अभी भी बीएनएस में अर्थात भारतीय न्याय संहिता में भी 268 में रखा गया है। बस शर्त ये है, पहले चैप्टर नंबर 14 में था, अब चैप्टर नंबर 15 में आ गया, परंतु सेक्शन सेम। मैं आपको फिर से बता दूँ, लोक न्यूसेंस को पहले जो कि सेक्शन 268 में था, अभी भी बीएनएस में अर्थात भारतीय न्याय संहिता में भी है 268 में ही है। बस एक शर्त इतना है कि पहले चैप्टर नंबर 14 में था, अब चैप्टर नंबर 15 में आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं धर्म से संबंधित अपराध। तो धर्म से संबंधित अपराध जो है पहले क्या भी धर्म से संबंधित अपराध को आईपीसी में चैप्टर नंबर 15 में रखा गया था, 15 में रखा गया है। उसी को आपको भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में इसको चैप्टर नंबर 16 में रखा गया है। समझ गए? चैप्टर नंबर 16 में रखा गया है। ओके, अब संपत्ति के विरुद्ध अपराध को देख लेते हैं। ये तो लाजमी है, इसको भला कैसे छोड़ देना है? तो संपत्ति के विरुद्ध अपराध तो पहले क्या था? तो पहले यदि आप चोरी देख लेते हैं तो चोरी कहाँ पे था? 378 में चोरी था। ओके, अब कहाँ पे रखा गया है? चोरी में आपको रखा गया आपको 301। मैं आप चोरी का फैक्ट बताता हूँ। यदि आपने चोरी आईपीसी में जो थेफ्ट है 378 में, यदि आप उसको विस्तार से पढ़े होंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन कितना, हाँ 378 में जो आईपीसी में रखा गया है उसमें नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन कितना है? तो कितना इलस्ट्रेशन है? 10 इलस्ट्रेशन। अर्थात आईपीसी में जो चोरी बताया गया है 378 में, पहले कितना उसमें डिस्चार्ज था? टोटल डिस्चार्ज 16 था। समझ गए?
टोटल डिस्टेंस कितना था, 16 था। इसमें भी BNS में अर्थात भारतीय न्याय संहिता में जो सेक्शन 301 में रखा गया, इसमें भी जो टोटल इलस्ट्रेशन है, मतलब मैं आपको बतला दूँ, एज इट इज़ 378 में जो फैक्ट था, जो बात ली गई थी, उसको कॉपी एंड पेस्ट करके सेक्शन 301 में रखा गया। अर्थात जितना इलस्ट्रेशन 378 में था, 16 इलस्ट्रेशन, उतना ही इलस्ट्रेशन 301 चोरी में रखा गया, 5th में BNS में भारतीय न्याय संहिता में रखा गया। ओके, स्नैचिंग को IPC में कहीं पे स्पेशली तौर पर परिभाषित नहीं किया गया था, परंतु आपको BNS में अर्थात भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित करके रखा है सेक्शन 302 में। अब देख लीजिए यहाँ पे सेक्शन 302 है, तो आपको पुराना वाला देखेंगे तो 302 में मर्डर वाला था। ओके चलिए छोड़िए, तो ठीक है, 5th आ गया अर्थात चोरी, जो 301 से लेकर 305 में आ जाता है, जबकि पहले क्या था, पहले चोरी आ जाता 378 से लेकर 382 तक में चोरी आ जाता था। मैं आपको बता दूँ, चोरी के लिए पनिशमेंट के लिए अलग से सेक्शन था 379, परंतु इसमें क्या गया, इसी में चोरी का दंड दिया गया है, 301 में चोरी का दंड दिया गया है। ओके, और एक्सटॉर्शन देखा अर्थात उद्यापन का जो बात किया गया है, पहले क्या था 383 में था, अब इसका 383 के अलावा भी सेक्शन था एक्सटॉर्शन का, अर्थात उद्यापन का 383 से लेकर के 389 तक में था, परंतु क्या किया गया है, एक्सटॉर्शन अर्थात उद्यापन को अब क्या किया गया, अब केवल और केवल एक ही सेक्शन में इसको समाहित किया गया। तो कौन से सेक्शन में समाहित किया गया, इसको 306 सेक्शन में समाहित किया गया, सेक्शन नंबर 306 में ही समाहित किया गया है। इसी में है एक्सटॉर्शन संबंधित सभी प्रावधान, जिसका दंड प्रयास सभी शुरू इसी में समाहित किया गया। ओके, लूट और डकैती को देख लेते हैं। ओके, पहले था लूट और डकैती को सेक्शन नंबर 390 से 402 में रखा गया था, अब इसको क्या किया गया, 307 लेकर 311 तक इसी में बस समाहित कर दिया गया। ओके, पहले लूट था, उसके बाद क्या था, चोरी कब लूट हो जाता है, उसके बाद उद्यापन कब लूट हो जाता है, एक सेक्शन में ही समाहित था, इसमें भी उसी एज इट इज उसी तरह समाहित है लूट और डकैती। ओके, इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके अलावा और क्या मौजूद परिवर्तन किया गया है। ओके, तो यदि देख लिया जाए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्याय भंग, तो संपत्ति के आपराधिक न्याय भंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो पहले था, कहाँ पे था, 403 से 404 में था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, हाँ संपत्ति, सॉरी मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी था, सॉरी आपराधिक न्याय अर्थात क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो कहाँ पे रखा था, IPC में पहले 405 से लेकर 409 में रखा गया था, इसको केवल और केवल एक सेक्शन में ला करके डाल दिया गया, सेक्शन नंबर 314 में ही डाल दिया गया है। ओके, चीटिंग था अर्थात छल को, पहले सेक्शन छल के सेक्शन देख लेते हैं, तो आपको सेक्शन 415 से लेकर के 420 तक में छल रखा गया था। ओके, अब केवल इसको 2 सेक्शन में ही ला करके समाहित कर दिया गया। ओके, इसके साथ ही साथ यदि देख लिया जाए कूटकर्ण विलेखन संपत्ति व्यय से संबंधित जो प्रावधान है, जो 318 321 में था, मतलब अभी किया गया 318 321 में, पहले क्या था 421 से 424 में रखा गया था। अब इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, अगर मैं टोटल लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कर दूँ तो बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं और अगला डिफरेंस क्या किया गया है, मिसचीफ में क्या मौजूद परिवर्तन किया गया है। मिसचीफ अर्थात रजिस्ट्री को पहले परिभाषित किया गया था, सेक्शन 425 में परिभाषित किया गया था, अब क्या किया गया, इसको सेक्शन अर्थात BNS में भारतीय न्याय संहिता में आपको कहाँ पे रखा गया, 322 में मिसचीफ को बता दिया गया तथा इसी में मिसचीफ के पनिशमेंट रखा गया। ओके, एंड मैं आपको बता दूँ क्रिमिनल ट्रेसपास अर्थात आपराधिक अत्याचार जो है, जो कि 441 में रखा गया था, आपराधिक अत्याचार 442 में गृह अत्याचार अर्थात क्रिमिनल ट्रेसपास 442 में हाउस ट्रेसपास था। ओके, 443 में प्रच्छन्न गृह अत्याचार था अर्थात लॉगिंग हाउस ट्रेसपास, सभी को मतलब एक ही सेक्शन के तौर पे देख सकते हैं, टोटल समाहित किया गया है, अलग अलग इसको उतना क्लियर के तौर पे नहीं रखा गया है BNS में, समझ गए, मिसचीफ भी हो गया, ट्रेसपास भी हो गया। ओके, तो और देख लेते हैं क्या मौजूद परिवर्तन किया गया है। तो इसमें क्या है, दस्तावेज से संबंधित अपराध,
पहले क्या था, दस्तावेज से संबंधित अपराध को मैं बता दूं, पहले दस्तावेज से संबंधित जो अपराध था वो रखा गया था आईपीसी के सेक्शन 463 से लेकर के 489E में, जो कि चैप्टर नंबर 18 में आ जाता है। अब दस्तावेज से संबंधित अपराध को बीएनएस में अर्थात भारतीय न्याय संहिता में कहाँ पर रखा गया है, चैप्टर नंबर 18 में, जो कि सेक्शन 333 अर्थात 333 से 348 अर्थात 348 में रखा गया है दस्तावेज से संबंधित अपराध। आपराधिक अभित्रास देख लेते हैं। पहले भी इसको रखा गया था सेक्शन 503 से 510 के बीच में रखा गया था। अब देखते जाए तो इसको रखा गया सेक्शन 349 से लेकर 356 में रखा गया है। ओके, अब बात कर लिया जाए मानहानि पर, क्योंकि मानहानि पर बात करना बनता है, क्यों नहीं किया जाए। तो मानहानि पहले कहाँ से कहाँ पर रखा गया, तो 499 से लेकर के 502 में मानहानि था, आईपीसी में था या भी है, ठीक। परंतु बीएनएस में देख लिया जाए भारतीय न्याय संहिता में, तो केवल और केवल एक सेक्शन अर्थात मानहानि को केवल और केवल एक सेक्शन में समाहित किया गया है, सेक्शन 354, सेक्शन 354 केवल एक सेक्शन में डिफेमेशन अर्थात मानहानि को समाहित किया गया है। पहले इसे आईपीसी में समाहित किया गया था 499 से लेकर के 502 अर्थात 499 मानहानि था, 500 में मानहानि का दंड तथा विशेष परिस्थिति में 501 502 मानहानि में दंड में लागू होता था। परंतु क्या किया गया है बीएनएस में अर्थात भारतीय न्याय संहिता में केवल और केवल एक सेक्शन में 354 में समाहित किया गया है। ओके, अब आप ही इस पर एक जजमेंट दे सकते हैं, जजमेंट का एक विचार रख सकते हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जो कि आईपीसी में जो पहले था नंबर ऑफ सेक्शन 511, जो कि अब बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में नंबर ऑफ सेक्शन 356 है। इसमें और इसमें क्या अंतर है, आप अपने युक्तियुक्त रूप से कमेंट में अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। मैं अपना कोई विचार प्रकट नहीं करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।